और कुछ भी अगर इसमें छूट गया हो तो उसको पूरा करने के लिए मैं सर को इनवाइट करना चाहता हूं। और आज जो है सेलिब्रेशन का प्रोग्राम है, बहुत सारे साथियों ने 1000 पे भी किया, किन्हीं ने 1500, किन्हीं ने 2500 पे भी किया, बहुत सारे साथियों ने 5000 पे भी किया। और सर ने एक रिवार्ड के तौर पे घोषणा किया था कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जो जुलाई से नहीं स्टार्ट करें वो अगस्त से भी अगर स्टार्ट किए होंगे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नहीं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, ये 4 महीना में जिन्होंने 1500 पे भी, 2500 पे भी, 5000 पे भी किया है, उनको कुछ हम लोगों ने गिफ्ट रखा था, वो गिफ्ट भी बांटना है और उनका सम्मान भी करना है, यानी गिफ्ट दे के उनको सम्मानित करना है। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आप लोगों के सहयोग से, जोरदार तालियों के सहयोग से मैं सर को इनवाइट करना चाहता हूं, मिस्टर संजीव कुमार सिंह, जो हमारे सब लोगों के अपलाइन हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? तो एक गुजारिश, रिक्वेस्ट आपसे है, थोड़ा सा हम लोग सीरियस होंगे। अभी बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मिली है और उस सीरियसनेस में एक सबसे बड़ा जो विघ्न डालता है, मैं उस समय से वॉच कर रहा हूँ, वो है मोबाइल। देखिए, मैंने जैसे ही आया वैसे ही अपना मोबाइल को डाल दिया फ्लाइट मोड में, ताकि कोई कॉल नहीं आए। क्योंकि हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मैंने अपनी नजरों से जो देखा है ये बहुत बड़ी चीज है। ये बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि परिवर्तन ला सकता है हमारी जिंदगी के अंदर। ये इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये परिवर्तन कब लाएगा और किसकी जिंदगी में लाएगा? जो आदमी सीरियस होकर के इसको देखेंगे और समझेंगे। हीरे की पहचान किसको होती है? जौहरी को होती है। और जौहरी कौन होता है? जो ट्रेंड होता है। जौहरी कोई अलग पैदा तो होता नहीं है सर, हम सभी में से ही है, इंसान ही है वो, लेकिन उसने हीरे की परख की ट्रेनिंग ली है, इस वजह से उसको जौहरी बोलते हैं। अगर एक कहानी के माध्यम से इसको समझने का हम प्रयास करें तो एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपने बच्चे को जो है एक बहुत ही रुखड़ा सा, छोटा सा एक पत्थर का टुकड़ा दिया और बोला कि जाओ इस पत्थर के टुकड़े को बेचना नहीं है, लेकिन इसका दाम लगवा करके आओ। तो उस बच्चे को नहीं पता था कि ये कौन सा पत्थर है, क्या है। तो उसने, बड़ा अजीब सा उसको लगा कि पिताजी हमको ये पत्थर बेचने के लिए दे रहे हैं, भला ये पत्थर का छोटा सा टुकड़ा कौन खरीदेगा। बोला फिर भी तुम जाओ, पता करके आओ। वो पत्थर का टुकड़ा लिया और एक सब्जी वाले के पास गया और उसने कहा भैया भैया ये पत्थर का एक टुकड़ा है, इसे मुझे बेचना है, इसकी कितनी कीमत लगेगी? तो उसने बोला पागल हो गया क्या, इस पत्थर के टुकड़े का हम क्या करेंगे और इसका कीमत कौन देगा भला तुम्हें, चलो निकलो यहां से। उसको डांट के भगा दिया। फिर वो वहां से किराने के दुकान पे गया तो किराने के दुकानदार ने उस पत्थर के टुकड़े को दिखाया, उठाया, उसने उसको वजन किया तो वो 50 ग्राम के आसपास था। तो किराने के दुकानदार को एक चीज समझ में आई कि अगर इस पत्थर के टुकड़े को हम बटखरा बना लेंगे तो ये हमारे काम आ जाएगा। उसने कहा कि 10 पैसा दे देंगे। तो बोला कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, दो। बोला क्या हुआ, बेचना नहीं है क्या? बोला नहीं नहीं, बेचना नहीं है, मैं ऐसे कीमत लगा रहा था। फिर वो वहां से निकला, एक ज्वेलरी के दुकान पे गया और ज्वेलरी के दुकान पे जब गया तो वहां पर उस पत्थर के टुकड़े को दिखाया और उस पत्थर के टुकड़े को जब उसने देखा तो बोला कि ये पत्थर कहाँ मिला तुम्हें? बोला कि ये पिताजी ने मुझे दिया है। तो कहा कि ठीक है, इसको तुम बेचना चाहते हो? बोला हाँ बेचना चाहते हैं। क्या कीमत लगेगी इसकी? उसने बोला कि इसकी कीमत होगी 50 लाख। अब उसका दिमाग घूम गया, वो वहां से वापस बोला कि अच्छा लाओ। बोला क्या हुआ, देना नहीं है क्या? 55 लाख देंगे। बोला नहीं नहीं, मुझे बेचना नहीं है और मेरे पिताजी ने बोला था कि इसका कीमत लगवा के आओ। बोला कि ठीक है, पिताजी से पूछ के आना, लास्ट दाम तुमको 60 लाख रुपए देंगे, है ना। पहले 50 बोला, फिर 55 बोला, फिर वो 60 तक आ गया
वो जो ज्वेलरी का दुकान वाला था वो चाह रहा था कि बार्गेनिंग करके इस पत्थर को हम ले लें। वो वहां से वापस अपने पिताजी के पास आया। पिताजी ने पूछा कि क्या हुआ। उसने सारी बातें बताई कि सब्जी दुकान पे गया, उसने कोई कीमत नहीं लगाई। किराने की दुकान पे गया, उसने 10 पैसे की कीमत लगाई। फिर मैं चला गया वापस ज्वेलरी की दुकान पे, और वहां जब गया तो उसने सीधे 60 लाख रुपए तक की कीमत लगाई। उसने कहा बेटा कुछ समझ में आया? बोला नहीं। बोला कि जिस चीज की पहचान जिसको होती है वो उसी के लिए वैल्यूएबल होता है, बाकी के लिए वो कंकड़ पत्थर के समान होता है। अभी यहां पर आरसीएम बिजनेस के बारे में महेंद्र जी ने बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को जानकारी दिया है ना, कि 1959 में ये सिस्टम शुरू हुआ और आज हम लोग कहां बैठे हैं, 2024 है ना। हिंदुस्तान के अंदर ये लगभग 1995 के आसपास आया और आज हम लोग बैठे हैं 2024। अमेरिका की बात छोड़िए, अमेरिका तक हमारी पहुंच नहीं है, हम लोग आम आदमी हैं, बट इंडिया में तो है। और उसकी भी छोड़िए, आप लोगों तक पहुंचे हुए भी इसको कम से कम किसी के लिए 4 साल हो चुका है, किसी के लिए 5 साल हो चुका है, किसी के लिए 6 महीना हो चुका है, किसी के लिए 1 साल हो चुका है ना। यानी आप 4-5 महीने, 6 महीने या 4-5 साल से 10 साल से इस सिस्टम को जान रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में इस सिस्टम के वजह से बहुत बड़े परिवर्तन नहीं आया। लेकिन इसी सिस्टम को मनोज सर ने भी जाना तो उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आपसे ज्यादा बेहतर आया। मैंने भी जाना है ना, लेकिन थोड़ी सी गहराई से समझा तो मेरे जीवन में थोड़ा सा इनसे ज्यादा परिवर्तन आया। और इस हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए समय ज्यादा नहीं हुआ, वही 4-5 साल 10 साल का समय उनके पास भी आया है इस बिजनेस में, लेकिन इस बिजनेस के वजह से उसकी जिंदगी में इतने सारे परिवर्तन आए कि उनका पूरा लाइफ स्टाइल बदल गया है ना। और लाइफ स्टाइल कहां से बदलता है? लाइफ स्टाइल बदलने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो क्या है, बता सकते हैं आप लोग? पैसा। ये आपका कहना है लेकिन मेरा कहना नहीं है, ये मैं इसको नहीं मानता हूं। लाइफ स्टाइल बदलने के लिए सबसे बड़ी जो चीज है वो है सोच। सोच जब तक नहीं बदलेगी तब तक आपके जीवन में पैसा भी नहीं आएगा। पहले सोच होना चाहिए। आप बता सकते हैं कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? बिल्कुल शाहजहां ने करवाया। लेकिन ये ताजमहल आगरा में बनने से पहले कहां बना था? बिल्कुल, रामोतार सर के लिए एक बार जोरदार ताली। अब लोग क्या कहेंगे कि भाई आगरा में बनने से पहले कहां बना था? आगरा में ही बना था। जनरल तरीके से अगर हम सोचेंगे तो ताजमहल आगरा में ही बना। आगरा से पहले कहां बना? तब अगर ये जवाब आता है कि नहीं, शाहजहां के दिमाग में बना। पहले उसने सोचा कि हमको क्या करना है, ऐसा एक महल बनवाना है जो कि एक अजूबा हो, है ना। और किसके लिए बनवाना है? अपनी बेगम की याद में बनवाना है। और जब उसने सोचा तब जाके सारी प्लानिंग की और तब जाकर के वो ताजमहल आज ताजमहल दिख रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर इस बिजनेस प्लान को आप सीरियस होकर के देखते हैं तब ये माइंड में जाता है। और माइंड में कब जाएगा? भरा हुआ ग्लास, ग्लास जो है एक पानी से भरा हुआ है ना। पानी से भरा हुआ ग्लास है, उसमें और पानी डालेंगे तो क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। उसी तरीके से अगर हमारा दिमाग भरा हुआ है, दिमाग भरा हुआ का मतलब क्या है? पहले से बहुत सारी चीजें हम सोच करके बैठे हुए हैं। इन सारी चीजों से कुछ नहीं होता है। बंद कीजिए सर प्लीज, है ना। इन सारी चीजों से कुछ नहीं होता है, ये बेकार की चीजें हैं। ऐसा मैंने बहुत देखा है। हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो 15 साल पहले आरसीएम ज्वाइन किए, 20 साल पहले आरसीएम ज्वाइन किए, लेकिन उनके जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो मैं आज जान के क्या करूंगा? आप भी बिल्कुल सही हैं कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, मैं भी उनको जानता हूं और आपको भी मिलेंगे लोग जिनके जीवन में 20 साल पहले ये सिस्टम आया, लेकिन आज तक फूटी चवन्नी नहीं आई, फूटी कौड़ी भी नहीं आई।
लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं और आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे कि जो साल भर पहले आए, 2 साल पहले आए, 3 साल पहले आए, 5 साल पहले आए, लेकिन उनके जीवन में इस बिजनेस के वजह से बहुत सारे परिवर्तन आए। मामला कहां पे है, अंतर कहां पे है? अंतर सिर्फ एक जगह पे है, और वो जगह ये है कि उसने इसको किस नजरिए से देखा, एटीट्यूड उसका क्या था, सोच क्या था। नजर का फर्क होता है सर, किस नजर से हम देखते हैं। मानते हैं कि नहीं? इस चीज को मानते हैं। हमारा नजरिया क्या है इस बिजनेस को देखने का? अगर आप इस सिस्टम को देखेंगे तो ये सिस्टम आपको क्या नजर आता है? एक आदमी को ये सिस्टम नजर आता है कि ये कुछ नहीं है, ये साबुन तेल का बिजनेस है ना। यहां पे क्या मिलता है? तेल मिलता है, साबुन मिलता है, यही समझ में आता है सर। और वो क्या कहते हैं कि भैया मैं तो मास्टर हूं, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो वकील हूं, है ना। यानी अपने प्रोफेशन में वो जो कुछ भी है, वो सीधे उनके दिमाग में एक ईगो आता है कि मैं मास्टर, मैं साबुन बेचूंगा, मैं डॉक्टर, मैं साबुन बेचूंगा, मैं टीचर, है ना, मैं वकील, मैं पैसे वाला, मेरा ये काम है, अब और कुछ नहीं बचा। इतने दिन खराब हो गए कि अब तेल बेचने पड़ेंगे। सोचते कि नहीं सोचते? लेकिन खूबसूरती की बात यह है कि अगर इसी चीज को वो गहराई से देखते हैं तो उनको यहां पर समझ में आता है कि भैया यहां बेचना कुछ नहीं है, यहां तो खरीदने का काम होता है। हेलो, दुनिया में पहली बार डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के अंदर ऐसा हुआ है कि खरीदने वाले को पैसा मिलता है, बाकी बाजार में बेचने वाले को पैसा मिलता है, खरीदने वाले को चवन्नी नहीं मिलती। बात समझ में आ रही है? आरसीएम बिजनेस के अंदर हम लोगों को सबसे पहले तो यह विजन क्लियर करना है कि यहां खरीदने का पैसा मिलता है, और खरीदना कोई नया काम आपके लिए नहीं है। खरीदना कोई नया काम हमारे पड़ोसियों के लिए नहीं है, खरीदना कोई नया काम हमारे रिश्तेदारों के लिए नहीं है। ये काम हम लोग जब से होश संभाले हैं तब से करते आ रहे हैं। फर्क इतना है, पहले हमारे दादाजी किया करते थे, दादाजी के चले जाने के बाद या उनके अस्वस्थ हो जाने के बाद जिम्मेदारी जब पिताजी ने उठाई तो फिर पिताजी करने लगे, और पिताजी के बाद आपने जिम्मेदारी उठाई तो आप कर रहे हैं। लेकिन एक चीज बताइए, दादाजी भी वर्षों से खरीद रहे हैं, पिताजी भी वर्षों से खरीद रहे हैं, और हम भी वर्षों से खरीद रहे हैं। सामान खरीदने से हमारी जिंदगी में कोई परिवर्तन आया क्या? नहीं आया, क्योंकि वैसा सिस्टम ही नहीं है। सिस्टम की चर्चा यहां पे महेंद्र जी ने किया था, सिस्टम की चर्चा यहां पे मनोज जी ने किया, और उन्होंने सीधा बताया कि वहां चंद बिचौलियों को आपकी कड़ी मेहनत की कमाई चली जाती है। आपके पास कुछ नहीं आता, आपके पास क्या आता है? सिर्फ प्रोडक्ट आता है। आपके पास क्या आता है? प्रोडक्ट। लेकिन इस प्रोडक्ट के अंदर जो पैसा छुपा हुआ है, ये पैसा हेमा मालिनी को जाता है, शाहरुख खान को जाता है, धोनी को जाता है, अमिताभ बच्चन को जाता है, सचिन तेंदुलकर को जाता है, और चंद दुकानदारों को जाता है। आपके पास और हमारे पास कुछ आता है क्या? हम लोग पैसा देते हैं, सामान आता है। लेकिन आरसीएम अपने को यह मौका दे रही है कि भैया हमारे अमिताभ बच्चन आप हो, हमारे शाहरुख खान आप हो, हमारे ऐश्वर्या राय आप हो, आपको हम पैसा देना चाहते हैं। आपका ही पैसा है, पैसा इसी के अंदर जो छुपा हुआ है वो किसी और का नहीं है, आपका ही पैसा है। लेकिन आपका पैसा जो दूसरे के घरों में जा रहा था, अब आरसीएम आपके पैसे को ही आपके घरों में भेजना चाहती है। क्या लेने में कोई प्रॉब्लम है? लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेकिन ये आएगा कब? जब ये प्रोडक्ट हमारे घर में आएंगे, जब ये प्रोडक्ट हम बाजार से खरीदना छोड़ देंगे, उन कंपनियों का प्रोडक्ट लेना छोड़ देंगे जिन कंपनियों के प्रोडक्ट हमारे घर से हमारे घर की लक्ष्मी को लेकर जाती है। हम आरसीएम के प्रोडक्ट को लेकर आएंगे, क्योंकि आरसीएम के प्रोडक्ट हमारे घर की लक्ष्मी को वापस हमारे ही घरों में लाने का काम करती है। बात समझ में आ रही है? इसमें कोई परेशानी है क्या? कोई दिक्कत है? अब आरसीएम क्या करती है, कौन सा प्रोडक्ट बनाती है? गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक, सुबह उठिए ब्रश करते हैं, वो ब्रश और पेस्ट आपका किसी न किसी कंपनी का होता है, यस और नो? होता है या नहीं होता है? करना क्या है, उसको बदल के आरसीएम का ले लेना है।
आप चाय पीते हैं सर, उस चाय में जो चाय पत्ती होती वो भी किसी न किसी कंपनी का होता है। आपको उसको बदल देना है, उसके जगह आरसीएम की चाय पत्ती लेनी है। बिस्किट, मिक्सचर, भुजिया, है ना, फिर खाना खाते हैं, उसमें जितने भी तरह के सामान यूज होते हैं, मसाले, तेल, जो कपड़े पहनते हैं वो कपड़े, जूते, आप खेती करते हैं, आप खेतों में रासायनिक खाद डाल रहे हैं वर्षों से, उसके वजह से बंजर होती जा रही है भूमि, उत्पादन कम हो गया है। क्या सोचा कभी आपने उसके बारे में? नहीं। और अगर सोचा भी तो कोई रास्ता मिला क्या? आप खाद की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, पहले 4 किलो डालते थे, अब 5 किलो डाल रहे हैं। पहले डीएपी डाल रहे थे, अब डीएपी यूरिया मिला करके डाल रहे हैं। इसके वजह से आपके खेतों की सेहत अच्छी होने वाली नहीं है, उनकी सेहत दिन प्रतिदिन खराब हो रही है, इसलिए उपजाऊ क्षमता उसकी खत्म हो गई है। आपको क्या करना चाहिए? आप जब बीमार पड़ते हैं अपने इलाज के बारे में तो सोचते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि वर्षों से जो रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं का जो प्रयोग हो रहा है उससे हमारी धरती माता भी बीमार हो रही, उसके इलाज के लिए कभी आपने सोचा? उसके इलाज का भी ऑप्शन आपके पास है, हरीश संजीवनी। ये क्या करता है? मिट्टी का उपचार, मिट्टी का इलाज। इसके वजह से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, पानी जड़ तक जाती है और उसके कारण पौधों का विकास होता है, उसके कारण आपका उत्पादन बढ़ जाता है। आपने देखा होगा सर, टमाटर, बैंगन वगैरह जब आप खेतों में लगाते हैं, नीचे जड़ के पास का जो फल होता है वो बड़ा होता है, फुनगी के पास का जो फल होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, मोबाइल को साइलेंट कर लीजिए। हमने आधा घंटा के लिए बोला है, आधा घंटा हम लोग बातचीत करेंगे, आधा घंटा के लिए मोबाइल को साइलेंट कीजिए, नहीं तो ऐसा ही होता रहेगा। क्योंकि जो घंटी बजाने वाला ना उसको नहीं पता है कि आप कहां बैठे हैं। लेकिन आप अगर यहां से उठ के गए, हम भी डिस्टर्ब होते हैं, बाकी लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, और आप तो डिस्टर्ब हो ही गए। आपका तो हो सकता है उसी वक्त एक ऐसा बात यहां से निकल जाए जो आपको समझ में आती, जो निकल गया। इसलिए आधा घंटे के लिए प्लीज। तो मैं बात कर रहा था कि ये हरीश संजीवनी का प्रयोग हमको अपने खेतों में करना चाहिए। आप अगर बागवानी करते हैं, फूल वगैरह लगाते हैं, या छोटा सा क्यारी में खेती करते हैं, तो आपके लिए गार्डन गोल्ड यहाँ पे है ना, ऑर्गेनिक है, खाद के रूप में। इस तरीके से गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक हमारे जीवन में जो भी प्रोडक्ट आते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट आरसीएम के पास है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, यहां पर मनोज सर ने कहा था कि स्वास्थ्य रक्षा। आप एक चीज बताइए, आप सब पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, यहां पे आपके पास भी जीवन के बहुत सारे अनुभव हैं और बहुत सारे ज्ञान है। आपने वीडियो देखा होगा, यूट्यूब देखा होगा, टीवी देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, हर जगह पे एक चीज बताया जाता है कि हर बीमारी का जड़ जो होता है वो बीमारी का जड़ पेट होता है, और पेट का जो बीमार होने का जो जड़ होता है, जो कारण होता है, वो होता है तेल और मसाला। हेलो, सही है गलत है? अगर वो तेल और मसाला हम गलत लें तो हम कभी भी सुखी रह सकते हैं क्या सर?